So hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fourth year medical student in Orenburg State Medical University. So uh, बहुत लोग ने एक लास्ट वीडियो देखे होंगे. वी हैड डन इट विद डॉक्टर विशाल बोंडे जिनका पीजी चल रहा है अभी मुंबई में फार्माकोलॉजी में पीजी परस्यू कर रहे हैं. उसके बाद उस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. बहुत सारे जूनियर्स या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स या जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स उन्होंने बोला कि ऐसी और वीडियोस आप लाइए. तो मैं यूट्यूब पे एक डॉक्टर ही है पास डॉट फ्रॉम क्रीमिया, डॉक्टर आशी. बहुत लोगों ने देखा होगा, उनका चैनल बहुत लोग फॉलो कर रहे होंगे. सो वी हैव अ प्रिविलेज टू टॉक टू हिम टुडे और विल वेलकम डॉक्टर आशी. यूट्यूब नाम से ही बोलेंगे and he is on our screens now. So let's welcome Dr. Ashi. Hello guys, it's my pleasure for being here and myself Dr. Ashish. Oh, आशीष डॉक्टर लगाने का अभी मन भी नहीं करता यार, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आया नहीं है अभी. सो माई सेल्फ आशीष एंड आई डिड माई MBBS फ्रॉम क्रीमियन फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड पास्ड माई FMG in December 2021. Now I am doing my internship at Rohtak PGIMS and only 1.5 month left, so soon to be a doctor. उनका बस 1.5 महीने बचा इंटर्नशिप का अभी. सो मार मेन क्वेश्चन की in which terms MBBS abroad is better than MBBS इंडिया. वैसे तो MBBS इंडिया है ही अच्छा, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं क्या जिनमें MBBS abroad बेटर है? So there are pros and cons for everything. Like in India also there are pros and cons. So अगर आप MBBS अब्रोड से कर रहे हो तो मेन थिंग कि आप तभी जाओगे जब आपका इंडिया में नहीं होगा. सो वी कांट कंपेयर MBBS अब्रोड और इंडिया. सो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि प्राइवेट में हम पे नहीं कर सकते. सो इसीलिए सब चूज़ करते हैं अब्रोड में जाना. और एक सपना होता है हमारा कि डॉक्टर बनने का. तो मेन थिंग होती है कि प्रोज और कॉन्स को इतना ध्यान में ना रखते हुए यार कि अपना सपना पूरा करना है डॉक्टर बनने का, जो हमने मेडिकल फील्ड चूज़ की थी 11th-12th में, जैसे भी कोई भी रीज़न हो. सो उसी को परस्यू करने के लिए हम जाते हैं अब्रोड में. एंड देर आर प्रोज कि हमें इतना चांस मिलता है कि बाहर जाके पढ़ते हैं. हम गांव में 1-2 ही होंगे जो ऐसे करेंगे, तो हमारे पास चांस होता है कि यार नए लोगों से मिलते हैं, हम अलग अलग स्टेट्स के लोगों से मिलते हैं. ये पहला एक्सपोजर होता है कि हम साउथ इंडियन से मिलते हैं, नॉर्थ इंडियन से मिलते हैं, और एक यूनिटी होती है वहाँ पे जाके इंडियंस के बीच में. एंड रशियन लोगों से भी मिलते हैं, या जो भी कंट्री आप जाते हो अब्रोड में, उनके कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, नई चीज़ें देखने को मिलती है. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है यार, स्नोफॉल वगैरह एंड ऑल अदर स्टफ. तो मैं भी काफ़ी मतलब एक्साइटेड था जाने के लिए अब्रोड में MBBS करने के लिए. ऐसा कुछ नहीं था कि घर छोड़ के जा रहा हूँ मैं उस टाइम पे. तो ये प्रोज हो गए भाई. मतलब स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में. अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग भी देखोगे तो इंडिया की कई यूनिवर्सिटीज़ से अच्छी मिलेंगी. कई यूनिवर्सिटीज़ की वर्ल्ड रैंकिंग जो हमारी है तो वो भी अच्छा है, बट क्लिनिकल एक्सपोजर थोड़ा कम रहता है. तो ये कौन साइड आ जाएगा. एंड that if you know the Russian language, then it will be better for you for like your clinical exposure only. So try to learn the native language of that country. तो clinical exposure में भी थोड़ा मदद मिलेगी आपको पेशेंट से बात करने में, क्लिनिकल हिस्ट्री लेने में और सब करने में. और ये भी एक प्रो में आ जाता है कि एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आपको पता लगेगी. तो ये आप लाइक CV में भी लिख सकते हो अगर कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ऐसे कुछ खास प्रोज नहीं है, लेकिन यही है कि अपनी मजबूरी ही है कि अपना इंडिया में सिलेक्शन नहीं होता तो हम लोग वहाँ जाते. हाँ, मजबूरी यार, और सपने भी है. और थोड़ा 6 साल तक रिलेटिव्स को भी लगता है कि बाप रे विदेश में पढ़ रहा है, ऐसा कुछ 6 साल तक तो उनको वो होता है कि पेरेंट्स भी बहुत प्राउडली बताते हैं ना कि अब्रॉड में कर रहा है. थोड़ा वो लगता है उनको अपने यहाँ की इंडियन, जो जैसे गाँव में भी बोला है कि इसका लड़का पढ़ने गया बाहर, तो थोड़ा सा पेरेंट्स को ऐसा लगता है बाप रे इंसाफ का लड़का होता है. हाँ, एक वो ऐसे बोलते हैं बाहर गया तो बाहर ही रह जाएगा, वो नहीं आने वाला वापस. थोड़ा डरा के रखते. मेरे को भी जब मैं फर्स्ट टाइम गया था ना, मेरे पापा ऐसे रोते नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी बता रहे थे कि जब मेरे पापा मेरे को छोड़ के आए स्टेशन पे, उसके बाद जब घर आए तो रो रहे थे, बहुत रो रहे थे. बोल रहे थे मेरी मम्मी को कि ये अभी वापस नहीं आएगा, जो बच्चे जाते हैं उधर रह जाते करके. ऐसा मेरे पापा सोच रहे. हाँ, इंडियन फादर्स ना थोड़े मतलब टफ दिखाने की करते हैं, पर पीछे उनका होता है यार, इमोशंस होते हैं पर वो दिखाते नहीं है. स्ट्रॉन्ग मैन काइंड ऑफ लाइक स्ट्रॉन्ग मैन शो करते हैं वो, पर ऐसा नहीं होता भाई. वो भी प्यार करते हैं पर वो दिखाते नहीं, जताते नहीं है, जैसे हमारी माएँ दिखा देती हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे मैंने बताया कि भैया ने क्रीमिया यूनिवर्सिटी से कर रखा है, तो व्हाई डिड यू चूज क्रीमिया, या आपने कैसे सॉर्ट किया था क्रीमिया को ही आपका यूनिवर्सिटी चूज करने के टाइम पे? मैं जैसे 12th क्लास पास की, मैंने 12th के बाद मैंने AIPMT दिया था एंड बिना प्रिपरेशन के. तो रोहतक में सेंटर था ना, जो
वहाँ पे पेपर लीक हो गया था, वो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद सोचा कि अब क्या करें, मतलब ऐसे सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना था और थोड़ा पता लग जाता। फिर मैंने, मेरे पापा ने बोला कि कोटा जाके तैयारी कर लें एज यूजुअल। 2015 तभी मार्च में पास आउट हुआ था मैं, 2015 में, हाँ। मतलब 12th। अभी उस टाइम पे AIPMT था। सो मेरे पापा ने अपने दोस्त को कॉल किया जो इंडियन रेलवेज में था दिल्ली, की टिकट बुक हो जाएगी। तो उसने बताया कि मेरे भाई का लड़का बाहर अब्रॉड से MBBS कर रहा है और यहाँ पे अगर ड्रॉप करोगे हो या ना हो 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे कन्विंस हुए हम। फिर हम मिलने गए से उनसे, तो फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई, बात की, तो सब मतलब एग्री हो गए कि हाँ चल इसको कर लेते हैं यार। एक वो भी था फाइनेंशियल बर्डन भी, पर हैंडल कर लिया यार। पता नहीं, मैं भी आजकल सोचता हूँ मेरे इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, तो फादर से मैं अपने टिप लेने की सोचता हूँ कि कैसे उन्होंने ये सब किया मैनेज मुझे अभी नहीं पता। तो पूछूंगा मैं जब घर जाऊँगा कि कैसे किया ये सब मैनेज। तो तभी डिसाइड हुआ कि हाँ MBBS अब्रोड। वो क्रीमिया से कर रहा था, तो क्रीमिया ही था पता, और कुछ पता भी नहीं था। तो नॉन थे तो वहीं डिसाइड हुआ जाने का कि क्रीमियन फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं। खर्चे, वो जैसे भैया ने बोला कि एक्सपेंस तो, खर्चे तो होते हैं, वो है आप पे मैनेज करने के, लेकिन खर्चा तो होता है बहुत। आप अब जब आप बिलीव नहीं करोगे कि आपके पेरेंट्स कैसे पैसे भरते हैं। फीस वीस भी बहुत सारी होती है ना, लगभग 15-20 लाख रुपए तो ऑलमोस्ट फीस में चली जाती है, क्योंकि अभी बहुत महंगे है। आपके टाइम पे कितनी फीस थी आपकी 6 साल की? फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हुई थी 170 से, 170 लाख, हाँ 1,70,000। फिर हर साल ना 4% इंक्रीज होता था, 3 to 4%। सो लास्ट ईयर में मैंने दी थी 200,000, मतलब 2 lakhs। अच्छा, तो सो भैया ये के था मतलब ट्यूशन फी का एक्सपेंसेस। उसके अलावा में हमारे अलग एक्सपेंसेस होते थे रहने के, फिर मेडिकल चेकअप हर साल होता है, फिर हॉस्टल के वीज़ा के वो अलग होते हैं। ये ट्यूशन फी है बस। और आप घर कितने बार आए थे 6 सालों में? मैं हर साल आ जाता हर था साल आए थे। एक्सेप्ट 5th 6th ईयर कोविड के टाइम पे, क्योंकि अपना समर वैकेशन होता है ना जुलाई हम्म। अगस्त में। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बयान दे दिया, लेकिन फिर भी कि आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था जब उनको लगा कि आप सच में फाइनल डिसीजन हो ही गया है कि आप उनको छोड़ के अब्रॉड जा रहे हो पढ़ने, उनका कैसा रिएक्शन था जब मम्मी को सब पता ने चला जैसे? साथ में मिल गए। अरे माँ का दिल तो ऐसा ही होता है भाई, वो मतलब वो सामने ही रोने लग जाती है कि हाँ इतनी दूर जाएगा, एक लड़का है हमारा। और फिर एक सोसाइटी का वो होता है यार कि हाँ लड़का तो वहीं रह जाएगा आपका, या अभी नहीं आने वाला है आप वापस एक गांव में। फिर पहले भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं, वो देते हैं एग्जाम्पल सबको कि हाँ ऐसे हुआ था, उनका लड़का गया था गया बाहर, था, वो उधर बाहर रह ही रह गया, गया, हाँ। आया नहीं फिर। तो वैसा होता है भाई। फिर कुछ नहीं, पापा ने समझाया, मैंने समझाया, मेरी बहन थी, तो हम सब ने ही साथ में मिलकर डिसाइड किया था। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने अकेले नहीं, क्योंकि उस टाइम पे यार मैं 17 years एंड कुछ मंथ का ही था। मुझे इतना पता भी नहीं था कि यार इतनी नॉलेज कि हाँ अब्रॉड जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं हरियाणा से बाहर ही नहीं गया था इतना यार। तो अब्रॉड जाने की तो बात मैं खुद डिसाइड करूँ वो अलग ही थी। घर वालों के साथ ही डिसीजन लिया था। उनका रिएक्शन यार ठीक था, मतलब ऐसे हैवी हर्ट तो था थोड़ा सा कि हाँ एक लड़का है, इसको भेज रहे हैं, कहीं रिस्क तो नहीं ले रहे, वो डबल थिंकिंग। पर फिर भी उन्होंने यार मतलब दे आर ब्रेव आई थिंक, कि अपने एक अकेले लड़के को या लड़कियों को भी भेज रहे हैं ना जो पेरेंट्स, आई थिंक दे आर वेरी ब्रेव पीपल कि पढ़ाने के लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं। तो आई थिंक दे वांट फॉर देयर किड्स लाइक ब्राइट फ्यूचर। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए यार अपने पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस को। और जब आपको एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे, मतलब आपको कहाँ से वो हाँ आपको हाँ छोड़ा हाँ, था? एयरपोर्ट पे भाई हमारी अल्टो ये यही लेके जाता हूँ मैं, अच्छा, जैसे मम्मा कोई पापा अल्टो दोनों देख आए थे? ले 2000। नहीं मम्मी नहीं आई थी यार, मम्मी आ नहीं सकती भाई एयरपोर्ट पे। मम्मी आएगी तो रोएगी, जाने नहीं तो माँ नहीं आई थी देगी। मेरी। हाँ हाँ माँ नहीं आई थी, मेरे पापा आए थे और मेरे पापा के दोस्त आए थे छोड़ने, मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतने में बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया मेरे को इतने मार्क्स है, मैं नीट रिपीट करूँ क्या, मैं ड्रॉप लूँ क्या? तो आपके हिसाब से आपके नीट रिपीट्स पे क्या थॉट है? और आपका भी ऐसा मानना है कि हर मेडिकल स्टूडेंट ने नीट के टाइम में कम से कम एक ड्रॉप तो लेना ही चाहिए, या वो डिपेंड करता है मार्क्स पे, किन बच्चों ने ड्रॉप लेना चाहिए और कितने मार्क्स वाले बच्चों ने नीट ड्रॉप लेना चाहिए? मतलब आपके हिसाब से कट ऑफ से कितना स्कोर होना चाहिए कि यार मेरा इतने मार्क्स से रहेगा तो ही मैं ड्रॉप का सोचूं? बस इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है? एज आई टोल्ड कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है नीट यूजी की, एक बार ही दिया था वो भी ऐसे ही। बट आई टॉक्ड विद इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स कि उनका कैसा था। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है, मतलब आप फील करते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ और इतनी तैयारी की है 11th 12th में, देन गो फॉर इट। अगर एक चांस में नहीं हुआ, मतलब आपके अराउंड कट ऑफ के मार्क्स आ गए, सो देन गो फॉर इट अगेन। सो ये डिसाइड करेगा कि हाँ आप कितनी मेहनत कर रहे हो। और एक एग्ज़ाम देते हैं ना, जैसे मैंने भी FMG दिया था, तो मुझे पता था एग्ज़ाम देने से पहले कि अच्छी तैयारी है, हो जाएगा मेरा। तो ऐसे ही नीट यूजी से पहले भी मतलब मेरे ख्याल से
स्टूडेंट्स को पता लग जाता है कि कौन कितने पानी में है, कितनी तैयारी की है। अगर आप पैशनेट इनफ हो कि डॉक्टर बनना है, पर इंडिया में नहीं हो पाएगा, जैसे कि मीडियोकर स्टूडेंट है, कंपटीशन इतना है और इंटेलिजेंट लोग ही जाएँ, क्योंकि 17 लाख लोग देते हैं और 80 to 100,000 सीट है, पता नहीं मुझे करेक्टली तो ये 82-85 हज़ार सीट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा वो है। सब मिला के है। हाँ, और सीट्स बहुत कम है, तो सबका तो होने से रहा। और अगर आपका सपना है कि डॉक्टर ही बनना है भाई, इसीलिए मैंने लाइक मेडिकल फील्ड ली थी, तो यू कैन चूज़ टू गो अब्रॉड और प्राइवेट, अगर आपका लाइक इकोनॉमिकली आप अच्छे हो तो। सो दैट इज़ दैट, क्योंकि प्राइवेट में पढ़ के यार, और एफएमजी भी फिर बाद में पढ़ के सब कुछ चेंज हो जाता है बाहर जाके, जब मेडिकल फील्ड में आते हैं पढ़ते हैं, वो मैंटेलिटी नहीं रहती 12th वाली। काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं जब हम परस्यू करते हैं अपने करियर में आगे। तो यही डिसाइड करेगा आपका कि आप लाइक खुद पता चल जाता है बच्चों को कि हाँ मैं कर सकता हूँ कि नहीं, एक अटैम्प्ट देने के बाद। अगर नहीं लग रहा तो डोंट वेस्ट योर टाइम। 6 साल के कोई बात नहीं यार, एक और ड्रॉप से तो अच्छा ही है। 1 साल वेस्ट नहीं होगा, अगर नहीं लग रहा नहीं होगा। अगर लग रहा है हो पाएगा, अगर लाइक थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ हो जाएगा मेरे से, तो देन गो फॉर तो ही लो। इंडिया में ही करो यार। और जैसे आपको भी पता होगा कि अभी नेक्स्ट एग्जाम होगा, अभी एफएमजी मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही, 2023 नेक्स्ट होगा, तो आपके क्या थॉट, वो सही डिसीजन था या और वो कितना हार्ड होगा एफएमजी से? देखो यार, कुछ भी आए, मैं एफएमजीज को ये मैसेज दे रहा हूँ, अपना ना टफ से टफ एग्ज़ाम सोच के तैयारी करनी है भाई। नेगेटिव मार्किंग भी सोच लो। उस टाइम पे मैंने नहीं सोची थी नेगेटिव मार्किंग एफएमजी के टाइम पे, अभी से तुम सोच के तैयारी करो ऐसा। और जो भी आए यार एग्ज़ाम, कोई बात नहीं, तुम अपनी तैयारी रखो। ऐसे मत सोचो कि कुछ हार्ड आएगा या इजी आएगा। यू वांट टू बी अ डॉक्टर, और हार्ड इजी केसेस थोड़ी ना आएंगे तुम्हारे पास, कुछ भी आ सकता है यार। तो उस हिसाब से पढ़ो कि आप ट्रीट कर सको पेशेंट को। मुझे अब तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि मैं ट्रीट कर लूँगा पेशेंट को, इसलिए मैं कभी अपनी वीडियोस में भी डॉक्टर नहीं लगाता अपने नाम से। पहले शुरू में लगाया था जब एफएमजी हुआ था मेरा, क्योंकि एक चाव था, खुशी थी। बट अब नहीं लगाता भाई मैं, कि मेरा लाइसेंस आएगा तभी करूँगा मैं, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ मैं कि मैं सिंगल हैंडेडली लाइक पेशेंट को बचा सकता हूँ अगर कोई भी क्रिटिकल केस आ गया तो हार्ड वर्क करो, कुछ भी अचीव हो सकता है। नेक्स्ट आया कुछ भी आए भाई, अपने आप को प्रिपेयर रखो। वही कोबी ब्रायंट की मेंटालिटी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, मैं उसको काफ़ी फॉलो करता हूँ, रील्स वगैरह भी देखता हूँ, तो काफ़ी मोटिवेट करता है कि जो प्रिपरेशन की फेज़ है ना, उसमें ही मज़ा आता है भाई, वही तुम्हारे रिजल्ट दिखाएगी। तो प्रिपरेशन फेज़ ऐसी करो कि तुम्हारे रिजल्ट तुम खुद डिसाइड कर पाओ। तो ये बात होनी चाहिए कि हाँ प्रिपेयर करो, नेक्स्ट वेक्स्ट कोई बात नहीं आएगा। क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और वो अच्छे भी होते हैं, मुझे वही अच्छे लगे थे। अभी भी मतलब पैटर्न चेंज हो रहा है। 17-18 में 1-लाइनर ज़्यादा आते थे एफएमजी में भी, पर अब वो ज़्यादा आ रहे हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, लेंथी क्वेश्चंस। हाँ वो अच्छे भी लगते हैं सोल्व करने में, कि तुम्हें पता लग रहा है कि जो पढ़ा है वो आ रहा है क्वेश्चंस में। 1-लाइनर में तो वही होता है ना कि एक रट्टा मार के याद करना होता है यार। थोड़ा क्लोज टू लाइफ भी होता है ना कि 34 ईयर मैन, इसको ये हो गया, प्री हिस्ट्री थोड़ा। हाँ अभी कल ही मैं वो कर रहा था, सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस, अगर सुना हो तो, कि एक आँख में सिलेरी बॉडीज़ पे मोस्ट कॉमनली, अगर उसको गन शॉट की हिस्ट्री दे रखी थी कि सिलेरी बॉडी पे लगा था, तो फिर दूसरी आई में भी उसके सिम्टम आने स्टार्ट हो गए 2 वीक के बाद। 2 वीक से 2 महीने के बाद में आने सिम्टम स्टार्ट होने, दूसरी आँख में भी दिखना कम हो गया, ये सब हो गया। तो वो सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस है, जो दूसरी आई हो जाएगी वो सिंपैथेटाइजिंग आई हो जाएगी हमारी इस आँख के लिए। सो ऐसे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उनको सोल्व करने में मज़ा आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन रशिया? आपका पहला दिन रशिया में, पहला हॉस्टल में और पहला स्कूल यूनिवर्सिटी में कैसा था? क्या एक्सपीरियंसेस थे? फर्स्ट डे मैं लाइक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी वही और बॉयज़ स्कूल में पढ़ा था। मैं गया वहाँ पे शुरू में, इतनी ज़्यादा ठंड में इतने अच्छे से पहन के भी नहीं गया। हालांकि मेरे जो दोस्त था ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहा था, उन्होंने बोला था कि ठंड मिलेगी, पर मैं मतलब एक जैकेट पहन ली मैंने, पर एक जैकेट में कहाँ रशिया की ठंड रुकती है भाई। तो तो मैं एयरपोर्ट में, हम रात को शायद 2 बजे करीब पहुँचे थे। सिम्फेरोपोल का एयरपोर्ट उस टाइम पे बड़ा बेकार था, एक ही रूम था, बड़ी दूर से बस ले गए थे हमें। सो वी वेंट आउटसाइड, और वो वहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तान से था वो, एंड मेरा दोस्त वेट कर रहे थे वहाँ पे। सो हम गए गाड़ी में, इंडियन गाने चलाए उन्होंने टैक्सी में, तो काफ़ी अच्छा लगा, अच्छी वाइब्स थी। ठंड मुझे अच्छी लगती है, विंटर्स मुझे पसंद है, बहुत सारे इंडियंस को नहीं होंगे, बट आई लाइक स्नोफॉल। सर आपने गाना भी बताया था, कौन सा गाना चलाया था वो? हाँ एक तो बखरा स्वैग था, पंजाबी गाना। हाँ और ये था खत गुरु रंधावा का। तो उस टाइम पे बीट भी अच्छी थी यार।
अच्छा लगा। फिर हम हॉस्टल पहुँचे और वहाँ जाने से 1-2 दिन पहले मुझे बुखार हुआ था, तो मैं थोड़ा वीक भी फील कर रहा था। तो फिर बैग वैग लेके गए वहाँ, मुझे मेरे पंजाबी दोस्त मिले। हम वहाँ पे हम सेकंड हॉस्टल में गए फर्स्ट ऑफ ऑल। वहाँ पे मतलब टेम्परेरीली रह रहा था, 4 सीटर रूम होते हैं वहाँ पे। तो उस रूम में गया मैं, वहाँ पे देखा मैंने लड़के लड़के एक दूसरे को किस कर रहे हैं, ये सब मैं पहली बार, ऐसा कल्चरल शॉक था मेरे लिए। बट वो सब नॉर्मल होता है भाई रशिया में। तो फिर सब एडजस्ट किया मैंने, 2-4 दिन रुका मैं सेकंड हॉस्टल में। वहाँ पे मतलब डब्बे का जुगाड़ करना होता है टॉयलेट में भाई, एक बोतल लेके आया क्योंकि वो तो टिश्यू बहुत पेपर सारे यूज़ लोग करते करते हैं यहाँ पे। हैं। यहाँ पे बॉटल तो यूज वही करते सेम हैं। है, सेम सबका एक्सपीरियंस होता है। फिर खाने वाने का देखा यार कि आटा भी वैसे मैदा जैसा मिलता है वहाँ पे, आटा तो प्रॉपर आता ही नहीं है। और मैदे की रोटी वो थोड़ी जल्दी अकड़ सी जाती हैं, चबानी मुश्किल होती है। तो शुरू शुरू में एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, पर बाद में मज़ा आने लग जाता है काफ़ी। मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे है रशिया की इंडिया से, और अच्छी अच्छी जगह थी, डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह है। और उसके बाद और भी डेवलप हुआ क्रीमिया तो, रशिया में आने के बाद काफ़ी पैसा डाला है रशिया ने। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस, फर्स्ट डे एक्सपीरियंस। लड़कियों से मैं इतनी बात नहीं करता था शुरू शुरू में, फिर बाद में मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बन गई लड़कियाँ। तो काफ़ी कुछ सीखोगे अगर यार आप बाहर जाओगे। यहाँ पे तो एक लाइक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, बंद एनक्लोज्ड जगह में रहना, ज्यादा एनवायरनमेंट। बाहर। हाँ, हाँ, ज्यादा वो लोगों एनक्लोज्ड से इंटरेक्ट एनवायरनमेंट करेंगे। में रहते हैं। हाँ, इतने ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होते, सोशल नहीं होते हम। बट वहाँ पे जाके काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, पर्सनैलिटी काफ़ी डेवलप हो जाती है। और आपका यूनिवर्सिटी में पहला दिन कैसा था? फर्स्ट डे आपने मतलब किसके साथ गए थे और आपने जब देखी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी? हाँ, शुरू में तो लाइक तब तक हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था। शुरू में ना पाजी थे पंजाब से, तेजिंदर पाजी, मेरे सीनियर 1 साल, काफ़ी इंटेलिजेंस है यार, स्टूडियस। तो वो बोले चल तुझे आशीष को करा के लेके आता हूँ टूर यूनिवर्सिटी का, सारे डिपार्टमेंट दिखाता हूँ। तो शुरू शुरू में गया, एक मेन बिल्डिंग होती है ग्लावने कॉर्पुस रशियन में बोलते हैं भाई। तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे उसने उन्होंने दिखाया मुझे लाइक कैंटीन वगैरह वहाँ की। फिर डिपार्टमेंट्स दिखाए, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिर वहाँ पे था हमारा पैथोफिजियो डिपार्टमेंट, ऊपर फार्मा था, केमिस्ट्री था। तो ये सब दिखाया, काफ़ी अच्छा लगा। एनाटॉमी डिपार्टमेंट दिखाए। तो सारे डिपार्टमेंट, माइक्रो और फिजियो वाली बिल्डिंग हमारी अलग से ही होती है कि हाँ, इसमें स्टूडेंट हाँ, सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। और वहाँ पे सारी सारी फीमेल टीचर्स हैं, तो बोलते हैं फीमेल डोमिनेंस है और यहाँ करप्शन भी नहीं चलता। तो पैसे देने की तो बात ही छोड़ो। तो हमारी यूनिवर्सिटी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी भाई, पैसे वैसे चलते थे पर इतने नहीं चलते थे। कई डिपार्टमेंट तो मतलब पढ़ोगे तो पास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम्म। तो अच्छा लगा मुझे यूनिवर्सिटी में शुरू आपके शुरू में टाइम में डीन घूमने। भी आदमी था ना? अभी डीन एक लेडी हो गई शायद, है ना? अभी डीन हमारी जो फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी की मैम थी ना, श्वेतलाना ब्राइट, वो अभी डीन अच्छा, हो गया। पहले वो डीन हमारा हो गया ना? पैथोलॉजी का टीचर था। हाँ, पैथोलॉजी का थोड़ी मोटी टीचर था मोटी से मेरा जो है। आरमन। हाँ, मोटी 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 सी हाँ। जो काफ़ी क्यूट है यार, काफ़ी सपोर्ट करती थी वो टीचर्स। वो मतलब फर्स्ट ईयर में ना एक लड़का एग्ज़ाम दे रहा था, साउथ इंडियन, महेश नाम है उस लड़के का। तो उसको मतलब थोड़ा एग्ज़ाम एंजाइटी होती है कुछ लोगों को, तो उसको पसीने आ रहे थे, सही से आंसर नहीं कर पा रहा था। तो उसने बोला, पानी मंगवाया, उसने पानी पिलाया उसको, कोई बात नहीं आराम से। तो 1 घंटा लगाया भाई उसने एग्ज़ाम लेने के लिए उस पर। तो काफ़ी अच्छे टीचर थे यार, ऐसे नहीं था कि ऐसे ही तू ऐसे कर रहा तो जा फेल अगले बार आना। नहीं नहीं, काफ़ी सपोर्टिव थे काफ़ी टीचर, पर कुछ लेकिन एक्सेप्शन कुछ भी कुछ थे। होते वैसे कुछ ही भी। थे पर, हाँ, कुछ कुछ ही थे, होते हैं हाँ कुछ वैसे, थे। कुछ होते वैसे भी कि मतलब हाँ, वहाँ के जानबूझ के मतलब किसी। प्रोफेसर्स में, हाँ वहाँ मैंने देखा है इंडिया के प्रोफेसर में थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है। आई होप कोई देख नहीं रहा होगा यार इंडियन। पर वहाँ के काफ़ी डाउन टू अर्थ होते हैं यार। हमारे लाइक बायोकेमिस्ट्री में एक टीचर ने, प्रोफेसर ने नोबेल प्राइज़ जीता है 2020 का। तो उससे हम रास्ते में रुका के फ़ोटो वोटो लेते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। एफे तो नाम है उसका, बायोकेमिस्ट्री में रिसर्च वगैरह की है उसने। काफ़ी अच्छे प्रोफेसर थे। एक कार्डियोलॉजिस्ट था, एक ऐसी प्रॉपर 4th ईयर में हमारी क्लासें लगती थी थेरेपी की। तो वो भी अपना रूम खुद ही साफ़ करता था, सब कुछ खुद ही करता था। तो काफ़ी डाउन टू अर्थ, काफ़ी अच्छे टीचर होते थे, अच्छे से पढ़ाते थे, पढ़ाना चाह रहे थे, नॉलेज शेयर करना चाह रहे थे अपनी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यार, टीचर्स काफ़ी अच्छे थे वहाँ पे। सो हाउ वाज योर 6th ईयर? आपका जो फाइनल ईयर था उसका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आपको लगा था कि आखिरी साल है, जाना पड़ेगा, या मतलब ऐसा कुछ मैं ना, अब कुछ फिफ्थ हटके ईयर था में या सेम ही था मतलब? नहीं, 5th ईयर में जैसे कोविड आया, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। फिर 6th ईयर में ना ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली थी, और हम सब एक्साइटेड थे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से हम पक चुके थे। हमें नहीं चाहिए था, वी डोंट वांट मोर ऑनलाइन क्लासेस। हम ऑफलाइन जाना चाहते थे भाई, फ़न करना चाहते थे, दोस्तों से मिलना चाहते थे क्लासेस में। लाइक ऑफलाइन अटेंड करने का कुछ अलग ही मज़ा है भाई। तो वही फिर 5th ईयर में मैं समर वैकेशन में अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया हुआ था, नोवेरोसुस। तो वहाँ पे घूमा मैं।
फिर एक दिन मैं ऐसे ही बीच पे वॉक कर रहा था मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ही, मैं सोच रहा यार कि 6th ईयर स्टार्ट हो जाएगा अभी और मुझे डिग्री मिलेगी, पर मैं इंडिया जाऊंगा तो उस डिग्री का कुछ फ़ायदा नहीं है एफएमजी के बिना। देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट लाइक टू गेट इन टच विद द स्टडीज़, क्योंकि 4th 5th ईयर में कुछ पढ़ा नहीं था हमने, लाइक सीरियसली टॉकिंग मज़े किए थे। फिर उसके बाद मैंने ना वहीं पे मेरे पास ना फर्स्ट ईयर से पढ़ी थी ओकलैंड की एनाटॉमी की वीडियोस, तो मैंने सोचा कि हाँ धीरे धीरे ना सेटअप बनाता हूँ अपने पढ़ने का। तो सुबह मैंने लाइक 40 मिनट से स्टार्ट किया पढ़ना, कुछ ज़्यादा एक्टिव भी ना लगे और एक हैबिट बन जाए पढ़ने की। तो मैं सुबह कॉफ़ी लेके, तभी मुझे कॉफ़ी पीने की आदत भी तभी से पड़ी, तो मैं कॉफ़ी बना के बैठ जाता था पढ़ने के लिए 40 मिनट पढ़ता था मैं। फिर मैंने सोचा कि चल इवनिंग में भी कर लेते हैं एक सेशन, तो मैं ऐसे ही मॉर्निंग इवनिंग करता था। फिर 1 सितंबर आ गया, मैं करीब में आ गया उसके बाद। तो 1 सितंबर से मैंने लिया प्रेप लेटर का सब्सक्रिप्शन और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को पढ़ना स्टार्ट किया सीरियसली। मतलब मेन मोटो था कि कंसिस्टेंट रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी लाइफ चल रही हो, मैंने पढ़ना छोड़ना नहीं है एक भी दिन, एक्सेप्ट संडेज़ ब्रेक होता था। तो ऐसे मैंने 6th ईयर स्टार्ट किया था भाई कि हाँ एफएमजी जाके क्लियर करना है। और उस टाइम पे एक न्यूज़ आई थी कि 2022 से वो आ जाएगा नेक्स्ट, और मैं सोचा यार एफएमजी लास्ट चांस होगा मेरा, तो इसी को क्लियर करते हैं, नेक्स्ट पता नहीं क्या पैटर्न आएगा कैसा आएगा। तो एक वो भी मोटिवेशन थी पढ़ने की। तो हम क्लासेस आते थे, सुबह शाम पढ़ता था, जिम भी जाता था। और फिर एक क्या रखता था मैं, अपने रिवॉर्ड रखता था अपना पढ़ते हुए कि हर महीने ये लाइक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और इसके बाद मैं घूमने जाऊँगा कहीं पे भी या शॉपिंग करूँगा। तो ये एक रिवॉर्ड सिस्टम होता था ब्रेन के लिए भी, हैबिट बनाने के लिए। लाइक मैंने फिर बाद में एटॉमिक हैबिट एक ऑडियो बुक सुनी, हाईली रिकमेंडेड अगर आप सुनना चाह रहे हो तो, जेम्स क्लियर के। एटॉमिक हैबिट्स, हाँ काफ़ी अच्छी बुक है यार हैबिट्स के लिए। एंड री लिसन कर रहा हूँ मैं अब उसे, मतलब सुबह सुनता हूँ मैं, वर्कआउट वगैरह करता हूँ तो उसमें भी उसने यही सेम टैक्टिक शेयर की हैबिट बनाने की। मैं यार मैंने पहले ही कर लिया गया तो काफ़ी अच्छा लगता है यार, कुछ ऐसा डिस्कवर करते कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे रूल्स, और वो सक्सेस कराते हैं यार बाद में जाके सब। कुछ ऐसा दिन भी होगा कि कोबी ब्रायंट का भी कोट है, कुछ ऐसे, पता नहीं किसका कोट है, कोबी ब्रायंट का है किसी और का, कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जब हमारा करने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, बट उन दिनों में जो हम मेहनत करेंगे ना, जैसे मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा पर फिर भी मैं पढ़ूंगा अपने लाइक इनर, जो भी इनर सोच है उसको मान वो के, ज़्यादा खुशी देता है। तो वो सक्सेस दिलाएगी। और वो बाद में जो खुशी मिलेगी ना कुछ रिजल्ट हासिल करने की, वो कुछ अलग ही लेवल की होगी। तो आप भी करो यार, बाद में फील करो तो काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो 6th ईयर में ऐसे ही क्लासेस आते थे, मज़ा आता था। ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, रशियन मुझे अच्छी आती थी, फ्लुएंट था मैं रशियन में, तो टीचर से अच्छी टीचर से अच्छी बात होती थी। फिर मेरे दोस्त थे, नाइजीरिया का दोस्त था मेरा वाली, एंड महाराष्ट्र का वरुण, बेंगलोर से वो, अभी वो उसके 236 आए एफएमजी में, काफ़ी स्टूडियस था भाई वो। उसके पता है वो मतलब जो हमारे मॉक टेस्ट होते थे 253 260 पर, उसको एग्ज़ाम एंजाइटी होती है, वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता था एफएमजी में और भी अच्छा, पर वो मतलब एग्ज़ाम में जाता है थोड़ा डर जाता है, इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। फिर भी 236 काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं यार, काफ़ी मतलब ब्रिलियंट है वो। तो हम सारे साथ में जाते थे क्लासेस, फिर स्नोफॉल होता था तो ऐसे लाइक स्लिपरी हो जाता है कई बार तो भी अलग ही एक्सपीरियंस था, मज़ा आते हैं। आई रियली मिस दोज डेज लाइक। कभी कभी याद करता हूँ, ये सीरीज़ बनाई थी मैंने एमबीबीएस अब्रॉड वाली, काफ़ी इमोशनल हो जाता था मैं, फोटोज़ वगैरह देखता था वीडियो के लिए, तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही यार। एंड 6th ईयर वाज माय लाइक मेन प्रिपरेशन ईयर था एफएमजी के लिए। तभी से आपने सितंबर 1 से चालू कर दिया था पढ़ना। हाँ बल्कि उससे पहले प्रिपेयर कर दी से थी, पर वो मैंने हैबिट बनाने के लिए की थी, ऐसे डेडिकेटेड एफएमजी के लिए नहीं थी। 1 सितंबर को मैंने प्रेप का सब्सक्रिप्शन लिया था। सो आपने अपनी एफएमजी प्रिपरेशन कैसे की, और आपका एग्जाम डे जब आपने एग्जाम दिया था उस दिन का क्या एक्सपीरियंस था? तो एफएमजी प्रिपरेशन जैसे मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट किया था सितंबर से, फिर धीरे धीरे मैंने टाइम बढ़ाया। शुरू में मेरी स्लो प्रोग्रेस चल रही थी, फिर मैंने सोचा ऐसे तो नहीं हो पाएगा, एक गोल रखना पड़ेगा कि इस महीने में इतना कवर करना है और डेली इतना कवर करना है, इतनी क्यू बैंक अटैम्प्ट करने हैं। तो फिर वो गोल बनाने के बाद ज़्यादा अच्छे से कवर होता गया। एग्ज़ाम्स के लिए मैंने लाइक सब्जेक्ट कवर किए, जैसे सब्जेक्ट हो गया हमारा सर्जरी थेरेपी, मेन देन का हमारा लाइक स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, एज यू नो रशिया में सबके होते हैं स्टेट एग्ज़ाम, तो थेरेपी सर्जरी पे ज़्यादा ध्यान दिया। फिर ओप्स गायनी, तो सारे मेन सब्जेक्ट मैंने मेन वीडियो से वहाँ पे कंप्लीट कर लिए। फिर 1 महीना मैंने गैप रखा ग्रेजुएशन का जो था, वहाँ पे मैंने मज़े किए, लास्ट आखिरी के दिन थे रशिया में, घूमा, फिर एंजॉय किया काफ़ी।
और फिर उसके बाद इंडिया आया, एक अलग से रूम लिया मैंने अपना, उसको थोड़ा रिनोवेट किया, एनवायरनमेंट सेटअप किया अपना, एंड फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरी लाइक सुबह मैं 5:15 बजे उठता हूँ, मतलब कई सालों से उठ रहा हूँ मैं ऐसे सुबह जल्दी, और अभी भी 2-3 साल हो, हाँ अभी भी 2-3 हाँ। साल हो गए भाई मुझे। लाइक इंटर्नशिप स्टार्ट होने से पहले दूसरे इंटर्न्स यहाँ वाले बोल रहे थे कि तू मेंटेन नहीं कर पाएगा लाइफस्टाइल, बट जिस दिन नाइट ड्यूटी होती है उस दिन नहीं कर पाता, और दिन कर पाता हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे सुबह ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ मैं। सबका अलग अलग है, जो नाइट में पढ़ पाते हो नाइट में पढ़ो। तो मैं सुबह उठता 5:15 दौड़ लगा के आता था 2-3 किलोमीटर, आके नहा के मैं बैठ जाता था 3 घंटे के लिए पढ़ने, सीधा कॉफ़ी लेके 7 से 10 पढ़ता था मैं। फिर मतलब दिन के हो गए थे 7 घंटे 6-7 घंटे, और उससे ज़्यादा मैं कभी पढ़ा भी नहीं। यही मेरा डेली रूटीन होता था, एक्सेप्ट संडेज़ को मैं देता था मॉक टेस्ट। एक संडे देता था मैं जो जीटी आता था प्रेप का, और एक संडे देता था मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर वाले होते थे। तो ऐसे मेरे मॉक टेस्ट भी हो गए थे, 20-22 मॉक टेस्ट दे दिए थे मैंने, और उनकी कॉपी बना ली थी मैंने, जो मेरी गलतियाँ होती थी शाम को मैं उनको रिव्यू करता था, तो वो कॉपी मैंने रिवाइज़ की थी एग्ज़ाम से पहले। तो काफ़ी हेल्पफुल थी यार वो, काफ़ी लाइक PYQs काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम में, लाइक 30 से 40 उस टॉपिक से आ जाएंगे, सेम टू सेम जाएंगे, मतलब उस टॉपिक से आते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। वही डिजीज़ हम डेली एनकाउंटर करते हैं इंडिया में, तो मोस्टली उसी के बेस पे आते हैं एग्ज़ाम से। लाइक 2 वीक पहले मेरा पढ़ना बिल्कुल कम हो गया, और मैंने वेब सीरीज़ देखनी स्टार्ट कर दी एप्पल TV पे, आकापुलो, और ये देखता था मैं यार, क्या नाम भूल गया यूट्यूब पे, यस स्टोरी की बिंज वॉचिंग की मैंने। तो उस टाइम पे मुझे कभी ऐसा भी लगता था कहीं यार ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा मैं कि हाँ एग्ज़ाम हो जाएगा। मेरी दोस्त साबरी थी गुजरात से, बेस्ट फ्रेंड मेरी, उसको भी बोलता था कि यार ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ क्या मैं। और मैं उसको, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता तो हम एक दूसरे को कॉल करते थे और क्वेश्चन पूछते थे आपस में बना के, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल था। जब आपका पढ़ने का मन ना करे तो आप ऐसा कर सकते हो, काफ़ी अच्छी टैक्टिक है। लाइक एक्टिव रिकॉल होगा, आप खुद क्वेश्चन बनाओगे, खुद ऑप्शन भी दोगे, 4-4 ऑप्शन भी देते थे हम, तो काफ़ी लाइक एन्जॉय भी हो जाता था, और एक लाइक प्रोडक्टिव सेशन भी हो जाता था ना पढ़ने का मन करते हुए भी। तो ऐसे किया, फिर एग्ज़ाम डे आया मेरा, चंडीगढ़ था मेरा सेंटर, तो मैं और मेरा दोस्त नवीन गए दोनों हम एक रात पहले चले गए थे कि लेट ना हो, क्योंकि काफ़ी दूर है मेरे घर से वो। हाँ ओयो पे हमने रूम बुक किया, एक रात पहले रुके, सुबह फिर हम अपने 2 सेंटर थे चंडीगढ़ में, तो नवीन का दूसरे पे था, मेरा दूसरे पे था, और सुबह कुछ ऑटो मिला ही ना हमें जल्दी। तो फिर मेरा दोस्त आया एक गाड़ी लेके, तो उसके साथ बैठ के गया मैं, अंदर गए, थोड़ा लाइक नर्वस था जैसे हमारे एग्ज़ाम से पहले होते थे, पर लगता था हो जाएगा मेरा। फिर मैंने क्वेश्चंस देखे, जल्दी जल्दी सारे सॉल्व हो रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम देके बाहर निकला तो मैंने सोचा कि हाँ हो जाएगा एग्ज़ाम। फिर मैंने सोचा नहीं अभी रुकता हूँ मैं, पहले सेकंड पार्ट और देखते हैं कैसा आएगा, अभी और कॉन्फिडेंट नहीं होता मैं। तो फिर हमने खुशी खुशी, मैंने इतनी महंगी कॉफ़ी पी ना, लाइक अब तक की मैंने सबसे महंगी कॉफ़ी चंडीगढ़ में पिया ब्रेक में। स्टारबक्स में नहीं स्टारबक्स से भी महंगी थी भाई, वो बैरिस्टा था, अच्छा, पर वो पोस्ट पार्ट वन की बात में ना, पार्ट वन के बाद आपको ऐसा लगा कि हो जाएगा हाँ सुबह के पेपर के बाद में। फिर मैं सोचा रुको अभी नहीं, सेकंड पार्ट देखते हैं भाई, फिर देखते हैं। तो सेकंड पार्ट गया, वो और भी अच्छा गया, क्योंकि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, और वो और भी जल्दी हुआ मेरा, क्योंकि मेरी लाइक प्रैक्टिस मैंने इतने क्वेश्चन कर रखे थे कि सब जल्दी जल्दी हो रहा था। तो मैं जैसे ही एग्ज़ाम से बाहर निकला ना, मुझे पता था कि मैं FMG पास हूँ, इसकी कोई दिक्कत नहीं। मैंने घर पे भी बोल दिया था, मेरा पापा लेने आया था मुझे लाइक बीच में, मैं बोल दिया हाँ पापा हो जाएगा। तो बोले कि कितने मार्क्स आ जाएंगे, 150 तो आ ही जाएंगे, 150 तो आ ही जाएंगे। बोला फिर भी, मैं कहा 180 के वो आ जाएंगे मेरे ख्याल से। तो फिर स्कोर आया 201, मैं कूद रहा भाई, रिजल्ट आया मेरा, मैं अच्छा वाह मेहनत फल लाई यार आखिरकार। एक और कोट शेयर कर देता हूँ यार, इसी बुक में बता रखा है एटॉमिक हैबिट में कि गोल्स डोंट मैटर, वही मेरे साथ हुआ भी, जो जर्नी है ना वो मैटर करती है। एक गोल्स अचीव किया, फिर पहले वाला लाइफस्टाइल आ जाएगा आपका। तो अपना सिस्टम ऐसा बनाओ कि आप उसको डेली फॉलो करो। FMG हुआ, मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी, पहले वाला सिस्टम आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गोल्स आर जस्ट टेम्परेरी थिंग्स, एक गोल अचीव होगा फिर दूसरा आएगा। तो एक सिस्टम ऐसा बनाओ जो आपके लाइफस्टाइल को डेली इम्प्रूवमेंट हो आपकी, चाहे थोड़ी बहुत हो, तो उसी को फॉलो कर रहा हूँ मैं। 1-1 घंटा पढ़ता हूँ इसलिए मैं, ताकि टच ना छूटे। अगर लाइक वही होता है, अगर अब नीट PG का भी कोई गोल बनाएगा, नीट PG करके फिर पढ़ना छोड़ देते हैं भाई, और एक इतनी हेक्टिक लाइफ हो जाती है यहाँ पे, टाइम भी नहीं मिलता। तो सिस्टम ऐसा बनाना है कि गोल्स डोंट मैटर, गोल्स अपने आप अचीव होते जाएंगे, ऐसा सिस्टम बनाओ, हैबिट्स ऐसी बनाओ। तो ये कोट है यार, ये भी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल राइट।
आलोचना की चैलेंजेस फेस्ड आफ्टर क्लियरिंग एफएमजी विद स्टेट मेडिकल काउंसिल, जो तब आप मतलब एफएमजी तो आपने क्लियर कर दी, उसके बाद जो आपको पीछे भागना पड़ता है स्टेट मेडिकल काउंसिल के, उसमें कैसा रहा आपके एक्सपीरियंस? आपके उससे रिजल्ट पहले के स्टार्ट बाद हो से? गया था। उससे पहले ही जैसे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होता है हमें, तुम्हें तो नहीं हाँ, देना पड़ता क्योंकि तुम्हारा नीट यूजी का स्कोर ही हो नेट जाता है। यूजी, हाँ। पर AIPMT के टाइम पे हमारा कुछ नेसेसरी नहीं था कि हमें AIPM मतलब नीट यूजी दे के जाना, हम ऐसे भी जा सकते थे। तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए जो इतने चक्कर काटे ना मैंने दिल्ली के, मतलब 3 चक्कर लग गए मेरे, और फिर भी कंफर्म नहीं था कि मुझे एग्जाम से पहले एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और इसके बिना हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। तो काफ़ी डरा हुआ था मैं कि यार कहीं ये रह जाए और मेरा एग्ज़ाम छूट जाए। पर थैंकफुली आ गया था मेरा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। तो वहाँ से चक्कर स्टार्ट हुए। और जैसा कि हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट का कोई भी काम होना इंडिया में, कुछ भी ले लो बिना चक्कर के होता ही नहीं। तो स्टेट मेडिकल काउंसिल गए हम, लाइक सबसे पहले तो मैंने पूछा लोगों से कि कैसे होता है, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था, मेरे दोस्त थे यूक्रेन से। तो उन्होंने बताया कि NOC लेनी होती है हॉस्पिटल से। तो मैं हॉस्पिटल आया सबसे पहले। हॉस्पिटल वाले जो क्लर्क थे, मतलब उन्होंने, उनका बिहेव भी ऐसा कि कौन हो तुम, क्या करने आते हो। कौन है, तो क्या है, क्यों आए हाँ उधर, हाँ हाँ, वही अभी वही नहीं वही होगा, वही कल वही आओ। सरकारी एम्प्लॉयज़ का तो जो रिएक्शन होता है काम से बचने के लिए। तो फिर मैंने बोला कि मुझे NOC चाहिए और मेरा FMG हुआ अभी। तो हमारा रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट आने के बाद स्कोर कार्ड लेके जाना होता है। तो फिर बोले अभी हमारे पास NMC का कोई नोटिस नहीं आया है, फिर आना। एक चक्कर यहाँ पे हो गया मेरा हॉस्पिटल का। फिर उसके बाद दोबारा आया मैं हॉस्पिटल, मतलब उन्होंने नंबर ले लिया। फिर दोबारा कॉल किया कि अब आ सकते हो, अब आ गया। फिर मैंने उनसे NOC ली। NOC लेके मैं HMC गया। HMC में मैंने रजिस्टर कराया। तो हमारा प्रोविजनल आता है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, मतलब प्रोविजनल लाइसेंस। तो वो आके ही ना दे, और हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं उसके बिना हम स्टार्ट नहीं करेंगे इंटर्नशिप। ऑलरेडी मतलब जैसे 30 दिसंबर को आया था हमारा रिज़ल्ट, और 6 जनवरी तक हमारा आ गया था स्कोर कार्ड। उसके बाद फिर मैंने लाइक मार्च 7 से स्टार्ट हुई, और मैं ये सोच रहा था यार मेरी तो बड़ी लेट स्टार्ट हुई है। पर मैंने अभी साउथ इंडिया में पता किया तो लोगों की अब स्टार्ट हुई है। तो वो नॉर्थ इंडिया से भी वर्स है साउथ इंडिया में। और ऊपर से लाइक फ़ीस पे करनी है 4 to 5 lakhs वहाँ पे। अब चेंज हो गया, अब 2 lakhs पे करनी है अब भी, नई रेगुलेशंस आने के बाद भी। तो इंटर्नशिप के फिर लिए हमने सवाल उठाए। हाँ हाँ, मेरा दोस्त है, आपने कितने? उसकी 2 साल की हुई है अभी। मैंने 50,000 दिया हमारे यहाँ पे। 50,000 मतलब ठीक है, लकी हूँ मैं, और स्टेट से कंपेयर करूँ तो। पर फिर हमने देखा 4 मार्च को गाइडलाइंस आ रखी हैं। फिर हमने लिखे सबको लेटर कि FMCs के इक्वल राइट आए हैं NMC से, सेंट्रल गाइडलाइंस हैं, सबको फॉलो करनी चाहिए। पर स्टेट मेडिकल काउंसिल अपनी मर्जी चलाती हैं। पहले तो उन्होंने प्रोविजनली बड़ा लेट दिया। फिर उसके बाद हमने ये सब लिखा, तो फिर उनका रिप्लाई ही नहीं आया, कोई कुछ गौर नहीं। फिर हमने थोड़ा से जाने तो नहीं मिलने वाला स्टाइपेंड, 50,000 दे दिया हमने ऑलरेडी, कुछ नहीं यार। दूसरी स्टेट के कंपेयर में हम फिर भी बेटर हैं कि हमारी इंटर्नशिप चल रही है और ठीक है। तो ऐसा कुछ काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस था मेरा। लाइक ये डॉक्यूमेंटेशन का हुआ काफ़ी लाइक हेडेक है यार इंडिया में, मतलब गवर्नमेंट जहाँ पे भी इतना स्मूथ प्रोसेस नहीं है। ऑनलाइन उनकी वेबसाइट है, ऑनलाइन प्रोविजनल हम अप्लाई नहीं कर सकते। ऑफलाइन पंचकुला, मतलब सुबह उठ के मैं 5 बजे निकलता था घर से बस में, ठंड में इतनी लाइक 10 बजे तक पहुंचता था। फिर मैं वहाँ पे अप्लाई करके फिर शाम को मैं घर लेट तक पहुंचता था। तो काफ़ी चक्कर लगे यार पंचकुला। 2 चक्कर लगे प्रोविजनल के लिए इतने दूर, फिर जाके आया मेरा प्रोविजनल। फिर इंटर्नशिप स्टार्ट हुई हमारी 7 मार्च से। 7 मार्च। हम्म। अगला क्वेश्चन है कि आपका इंटरेक्शन विद इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स, और कोई डिस्क्रिमिनेशन आपने फेस किया कभी कहीं पे कि यार ये तो उधर से है, और कोई डिस्क्रिमिनेशन ही? डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ यार, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हो गए, मेरे अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे। पर यूट्यूब पे कभी कभी मुझे कमेंट आ जाते हैं, जब मैंने वो वीडियो बना रखी है डिफ़िकल्टीज आफ्टर FMG, तो उस पर कमेंट आ रखे हैं कि इक्वल राइट चाहिए होते थे, इंडिया में कर लेते एग्ज़ाम। तो मैंने अगली वीडियो उसी पे अपलोड कर रखी है, अभी ट्यूसडे को आएगी। तो उसमें मैंने बता रखा है भाई क्या कुछ है, क्या मजबूरियाँ हैं हमारी। तो कैसी मैंटेलिटी है। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, और प्रेज़ ज़्यादा मिलता है यार FMCs को यहाँ पे, जो हमारे रेजिडेंट हैं, क्योंकि मैं पंचुअल हूँ काफ़ी यार। और मुझे हर डिपार्टमेंट में सारे लाइक PGs जानते हैं कि हाँ ये लड़का है, आता है, काम करता है। क्योंकि मैं काफ़ी लाइक डेडिकेटेड हूँ भाई अपने लाइक कुछ काम के लिए। रिटर्न वर्क मुझे पसंद नहीं भाई, मैं उससे बचता हूँ। जो फाइल वगैरह बनानी होती है, कहाँ तुम आओगे इंटर्नशिप में पता चलेगा कि
फाइल बनानी होती है, ओपीडी में पर्ची बनानी होती है, स्लिप्स बनानी होती है, इन्वेस्टिगेशन, हाँ वो आपने एक वीडियो में दिखाया था, स्लिप बनानी पड़ती है। हाँ, तो उसमें काफ़ी हैंडिक है यार। तो उसमें मुझे कुछ सीखना नहीं होता, तो मैं उनसे बचता हूँ। जो भी मुझे लाइक प्रैक्टिकल काम है ना, कोई मुझे बोलता है ना ऑर्थो में सूचर लगाएगा आसिफ, मैं हाँ लगा दूंगा, मैं तुरंत जाता था भाई। मैं मतलब मेनली ऑर्थो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ओटी में ही रहता था, माइनर ओटी में। और मेडिसिन और सर्जरी में भी ऐसे ही एक्टिक था, पर मज़ा आता था। मतलब मैं मुझे सुबह 6:30 बजे बुला देते थे मेडिसिन में, और शाम को आता था मैं फिर। मतलब कभी मैंने 24 आवर्स नहीं लगाई। मैक्सिमम मेरा क्या था कि मैं सुबह 7 बजे ट्रॉमा सेंटर में मेरी सर्जरी की ड्यूटी थी, फिर उसके बाद मुझे ले गए वो ओटी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी केस आ गए, तो सीनियर रेजिडेंट थे वो मुझे ले गए, और एक और इंटर्न था, हम 2 ही इंटर्न थे। हम लाइक 3 कर रहे थे सर्जरी, वहाँ पे एनेस्थीसिया वाले थे। तो बोले आप इंटर्न्स को ले आए, बोले कि हाँ काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी केसेस आ गए थे। तो उस दिन मैं सुबह 7 बजे जाके रात को 3:30 बजे वापस आया था। तो ये मेरा मैक्सिमम था उस दिन। तो जो मैं खड़ा खड़ा सर और लाइक ओटी में थक गया था, मतलब मेरे पैर ऐसे सो गए थे ना यार कि कब ऐसे नींद आ रही थी ना, बस पूछ मत। काफ़ी क्योंकि सर्जरी का ट्रॉमा सेंटर में भी ड्यूटी काफ़ी हेक्टिक जाती है। कभी एक्सीडेंट के केस आ गए, कभी लाइक छत से गिरे हुए काफ़ी ज़्यादा आते थे, इलेक्ट्रिक्यूशन के काफ़ी ज़्यादा केस आ गए थे, जलने के कुछ और। तो पर मज़ा आता था काम करने में, एक लाइक अलग ही फीलिंग है जब कुछ करते हो। ट्रैकियोस्टोमी की थी फर्स्ट टाइम मैंने असिस्ट, तो काफ़ी मज़ा आया था। हाँ, और स्टिचेस यहाँ आके लगाए मैंने, कुछ इतना नहीं होता, आ जाता है सब, मज़ा आता है। तो उसको फील नहीं होता मतलब लगाने के टाइम थोड़ा सा मतलब क्या नहीं नहीं नहीं, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ बस एक केस था ऐसा कि अभी औरतों में ही उसको रखे थे बेड सोर्स वही लंबे टाइम तक पैरालिसिस का कोई पेशेंट है, लंबे बैठा टाइम हो तक गया, लेटा हाँ रहा। हाँ, टचिंग पॉइंट होते हैं जैसे हमारे बटक्स हो गए, तो लिप वहाँ लिप पे हो हुए गया, थे। हाँ। हाँ, और ऊपर से वो HIV पॉजिटिव। तो ऐसे भी ध्यान रखना होता है सारे पेशेंट्स का, हमें जो भी इमरजेंसी में आते हैं, कि कोई पॉजिटिव ना हो वायरल मार्कर्स। और मुझे बोल दिया कि इसकी बैंडेज हटा के फ़ोटो लेनी है, एमएलसी मतलब कोई एमएलसी पर्पज़ होगा या कुछ और होगा, मेडिको लीगल केसेस जो होते हैं उनकी फ़ोटोज़ लेनी होती है, जो भी इंजरीज है। तो उसके बाद मैंने जैसे उसको खोला, जो स्मेल आई है मुझे भाई, मतलब ज़िंदगी में मुझे पहली बार उल्टी जैसा फील हुआ। आई नहीं, मैं काफ़ी टफ हूँ इन सब मामलों में, पर पहली बार ऐसी गंदी स्मेल आई थी ना, इतना ब्लैक हो रखा था अंदर से। मैंने उनको बोला अटेंडेंट को कि यार क्या करते हो तुम, इसको 2-2 घंटे में करवट दिलानी होती है जब कोई पैरालिसिस का होता है, और वाटर मैट्रेस वगैरह का लाइक लेके आना होता है। तो बोले किया था शुरू में ऐसे छोटा सा था, फिर बढ़ गया बाद में, मैं ठीक है। तो वो लाइक अलग एक्सपीरियंस था मेरा। बाकी सूचर वगैरह लगाने में काफ़ी कुछ ऐसा नहीं हुआ। केस मैंने काफ़ी बेकार बेकार भी देखे हैं, लाइक पैर कटा हुआ, कोई दारू पी के चला गया है कहीं पे रेलवे ट्रैक पे, तो पैर एम्पुटेटेड लेग आई है, उसकी टांग अलग से लेके आए हैं, उसमें से कंकर वगैरह निकाले हैं मसल्स में से। तो वहाँ पे कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। कपड़े लाइक सारे लाइक खून वून गिर जाता था, ब्लड। पर उस केस में ऐसा फील हुआ मुझे उल्टी जैसा, और कहीं पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मज़ा आता है बाकी यार। जब लाइक मेडिसिन में ऐसा हुआ था, रात को मुझे बोला कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट था और इंट्यूबेटेड था वो, मुझे बोला 1-1 घंटे में इसके बीपी मेजर करने हैं, बीपी चार्टिंग थी। तो मैं सारी रात 1-1 घंटे में किया मैंने। अगले फिर वो बच गई, बूढ़ी माता थी। तो उसके पेरेंट्स मतलब उसके अटेंडेंट जो बेटे थे हाथ जोड़ के गए, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ था यार कि आपने तब इतना थोड़ा अच्छा रियलाइज किया होता ये है। सब। हाँ हाँ, कि हाँ कुछ मिल रहा है यार मज़ा आता है। तो यही यार, ये सब सपने लेके करो, मेहनत करो यार। एफएमजी आगे मैं चाहता हूँ सारे एफएमजीज अच्छा परफॉर्म करें, निकले, हाँ। और अपनी रिस्पेक्ट अर्न करें यहाँ पे। ये थिंकिंग चेंज करें कि हाँ ऐसा ना वो हो, बदलना ऐसा है लगे वो। कि हाँ एफएमजी आ रहा है। हाँ, पंचुअल रहो। यहाँ वाले कभी टाइम से नहीं आते भाई, मेरी एक क्वालिटी है, मैं टाइम से जाता हूँ, टाइम मतलब लाइक पंचुअल हूँ मैं काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एफएमजी देने के बाद भी ऐसा लगता है क्या कि अभी भी हम लोग पीछे ही है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट से नॉलेज के मामले में थोड़ा सा? जब आप अभी इंटर्नशिप के टाइम देख रहे हो, या कुछ चीज़ें उनको ज़्यादा आती है, कुछ चीज़ों में हम कमज़ोर है, ऐसा एफएमजी के बाद भी इंटर्नशिप के टाइम आपको ऐसा कुछ लगा यार ये उसको यार ज़्यादा आता है, ये इसके बाद थोड़ा नॉलेज उसका ज़्यादा है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, एफएमजी देने के बाद तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ नीट पीजी कर दूंगा मैं क्योंकि अच्छी प्रिपरेशन हो रखी थी। मैंने INICT का मॉक टेस्ट दिया था मैंने, और मुझे आना उस टाइम सीरीज पे बहुत लगा नहीं था हाँ। कि मुझे, हाँ हाँ मॉक टेस्ट दिया मैंने, अच्छा लगा मुझे। और मुझे पता भी नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। मैं एफएमजी के मॉक टेस्ट की तरह करे जा रहा हूँ उसको, उसमें 200 क्वेश्चन थे। तो अच्छा लगा, और नॉलेज उस टाइम पे मुझे काफ़ी अच्छी हो गई थी एफएमजी की प्रिपरेशन के कारण। तो ये हमें एडवांटेज होता है, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स 10% करते होंगे मेहनत, वो उनको है नॉलेज।
बाकी के 90% नहीं करते, वो हमारे जैसे हैं भाई। बाकी जो एफएमजी करके आता है मे बी वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे शुरू में, फिर बाद में पढ़ना छोड़ देते हैं, वो बात अलग है, जैसे मेरे साथ हुआ अभी। तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ इतना वो नहीं है कि वो अलग ही इंसान है, वो भी हमारे जैसे ही है भाई। वो भी गलतियाँ करते हैं, हम भी करते हैं, गलतियों से सीखना वो मेन बात है, कि जो गलती की है वो दोबारा रिपीट ना हो, इम्प्रूवमेंट हो। तो ऐसा है कि कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो उससे ऐसा नहीं है कि डिप्रेस होना है कि यार नहीं आया मुझे, वो सीखो यार क्या है, मेन थिंकिंग ये है। और इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स में और हम भी मेहनत करते हैं, पढ़ो, एक बार एफएम जो सही निकाल लो तो जाएगा। फिर सब हाँ, और उसको कंटिन्यू रखो तो तुम सुपीरियर ही रहोगे, नीट पीजी निकाल दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही बना रखा है नीट पीजी। बस अपने माइंड को ट्रेन करना है नेगेटिव मार्किंग के लिए, मेन ये है, क्योंकि एफएमजी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अभी आप जब इंटर्नशिप करते हो आपको कौन सी ब्रांच अच्छी लग रही है, आप कौन सी पीजी में चाहोगे कि आपको मिले? नहीं पता यार, अब तक नहीं पता चला मुझे, और जैसे मेरी मेरे को लग रहा है कि इंटर्नशिप जैसे होने आपको वाली ऑर्थो है। में ऑर्थो आप या ऑर्थो लोगे या फिर मेडिसिन सब्जेक्ट लोगे, जैसे मेरे को लग रहा है आपकी जैसी बातें है वैसे आपने दो हाँ दिन सोच पर रखा होगा कि मेरे को यार ये जमता है, मेरे को इसमें नहीं जाना, ये तो मैं नहीं करूंगा। जब मैंने पढ़ा, रसिया में था ऑप्स गाइनी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे कि हाँ ये ऐसी ब्रांच है, पढ़ सकते हैं, नॉलेज मतलब नॉलेज कवर कर सकते हैं। मेडिसिन को कंपेयर करो तो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी मेहनत लगती है, इतने सब कुछ याद नहीं रह पाता दिमाग में, इतनी सब लाइक डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम नहीं बना सकते भाई। तो फिर यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा यार, और तो वहाँ पे ऐसे चिल्लाती हैं, और फीमेल डोमिनेंस इतनी है इंडिया में, तो ऐसा चल ठीक है, नहीं नहीं करता यार, वैसे यहाँ पे रोजी रोटी चलेगी नहीं इंडिया में अगर उस गाय नहीं कर ली, क्योंकि एक वो हो जाता है यार, लोग इतने अवेयर नहीं है, सोचेंगे मेल डॉक्टर है। फिर उसके बाद ऑर्थो में मज़ा आया मुझे, बट कंफर्म मेरा कुछ है नहीं यार। मेरे को ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया हम लोग एमबीबीएस कर रहे हैं, मेडिकल परस्यू कर रहे हैं, तो फिर हमको जैसे में फिजिक्स सब्जेक्ट क्यों है, मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट क्यों है, ये सब रशियन सब्जेक्ट क्यों है? रशियन सब्जेक्ट इज़ तो नेसेसरी उसका फॉर यू ओनली, क्योंकि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए चाहिए होगा ये, और वहाँ रहने के लिए तो रशियन तो ऑब्वियसली चाहिए, कि जहाँ पे भी आप जाओगे उस कंट्री की लैंग्वेज तो चाहिए ही। एंड फिजिक्स, लाइक एट माई टाइम, I just went to the classes and never focused on the subject, but physics really matters, although I don't like physics, इसीलिए मेडिकल में मैथ्स और फिजिक्स इतना अच्छा लगता है, बट फिजिक्स रियली हेल्प ड्यूरिंग द लाइक रेडियोलॉजी ब्रांच, ऑल द कैलकुलेशंस एंड ऑल अदर स्टफ, एमआरआई वगैरह इन सब में काफ़ी हेल्पफुल रहती है लाइक। तो दैट्स वाई वी आर स्टडिंग फिजिक्स। ये कोई फालतू का सब्जेक्ट नहीं है, बट कोई फोकस नहीं करता क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम सब ये इतना नहीं करते रेडियोलॉजी वगैरह में कि हाँ ये मशीनों का ये सब देखना है, सीखना है। एंड फिजिक्स प्लेज अ रोल इन ऑफ्था ऑल्सो, लाइक रिफ्रैक्शन पावर एंड ऑल अदर स्टफ। हाँ 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 सो दैट्स दैट कि कोई फालतू सब्जेक्ट नहीं है, थोड़े बहुत होंगे, तो उन पे फोकस मत करो, बस अटेंड करो क्लासेस, जाओ बस, एब्सेंट मत करो, रिवर्क ना लगे अतरे बहुत का। बस एक वही एक लास्ट क्वेश्चन है, गेट लास्ट वट एवर, जो मैंने अगर मैंने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया, आपको कुछ बताना हो अपने मन से, जो भी आपको बताना हो या कुछ छूट गया हो, आप बोल सकते हो, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को, या उनके पेरेंट्स को, या किसी बच्चे के जो कोई पेरेंट्स डर जाते हैं अपनी लड़कियों को भेजने के लिए, ऐसी एक आपके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस है, आपका जनरली क्या बोलना है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को? फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यार मेहनत करो, एंजॉय करो, और जस्ट लाइक फॉलो योर पाथ, जो काम करने गए हो वही करो। थिंक अबाउट योर फैमिली, अगर आप अपनी पाथ से भटक रहे हो, एंड जस्ट पुट इन द वर्क, यू विल गेट द रिजल्ट। सेल्फ डाउट आएगा कभी कभी, तो उसको हैवी मत होने देना कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसान, आता है वो तो, हाँ बहुत मुझे भी आता हर था, बार इसलिए ज़्यादा बोल रहा आता है हूँ वो। मैं। सेल्फ डाउट आएगा, पर उसके बारे में इतना नहीं सोचना है, बस अपना काम करना है, लाइक कंसिस्टेंट रहना है। एंड इफ़ नेक्स्ट इज़ कमिंग देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली, ऐसे ही अडेप्ट भी करना पड़ेगा, जैसा एग्ज़ाम आएगा तो उसी के हिसाब से और मेहनत करनी पड़ेगी, एंड यू विल पास द एग्ज़ाम ईजिली। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद द इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल आर सेम, सबका दिमाग एक जैसा है, बट कैपेसिटी अलग अलग है, कि किसी को एक बार पढ़ने में याद होता है, किसी को 4-5 बार पढ़ने में याद होता है। सो आई थिंक कंसिस्टेंटी, लाइक आई थिंक कंसिस्टेंसी बीट्स द टैलेंट। अगर आप एक काम बार बार करोगे, और कोई टैलेंटेड बंदा है वो एक बार ही करता है, तो यू कैन बीट हिम ऑल्सो। इट्स लाइक
you should have that tough mentality that you can achieve anything in your life and just work for that only. So I just want you guys to be succeed in your life. Just get your all the goals, achieve your goals, and do well in the exam. Change the Indian people mentality कि foreign medical graduates ऐसे ही होते हैं, and just show them कि हम भी मेहनत करते हैं. So thank you Dr. Ashish Sehrawat for giving your Thanks time. for और having आपने me. जितना Thanks for having me. It's my pleasure, bro. जितना आपने बताया, जितना आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, ये ऑलमोस्ट 48-50 मिनट की वीडियो बन गई होगी और बच्चे देखेंगे कि बच्चों के सभी काम में क्वेश्चंस हैं. और Yeah, let's say I subscribe to his channel. He is doing a great work. Yeah, just showing the life, MBBS student life abroad. So subscribe Abroad. to his channel, give it a thumbs up, and share to your friends, those like who wants to do MBBS from abroad. So that's all, and all the best to you guys, and to you too. Do hard work, and Thank you you, thank achieve all the success in your life. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियोस चाहिए या मेरे से कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे तो डॉक्टर आशीष सहरावत का भी चैनल है, वो तो मेरे साथ में ही पॉडकास्ट विथ उनका चैनल मैं वो कर दूंगा. आप उस पर क्लिक करके आप उनकी वीडियोस देखो. उनका मैं बताता हूँ कंटेंट एक जनरल, जिन लोगों ने उनको फॉलो नहीं किया उनका कंटेंट किस तरीके का है. बेसिकली वो अपने इंटर्नशिप का कंटेंट अभी दिखा रहे हैं, इंटर्नशिप उनकी कैसे चल रही है, उनकी पोस्टिंग्स कैसी हो रही है, तो वो दिखा रहे हैं कि उनकी एज लाइफ कैसे चल रही है इंटर्नशिप में. और कुछ मेडिकल अपने स्टेट मेडिकल काउंसिल में उन्होंने जाते हुए 2-3 वीडियोस बनाए. आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली 6 साल के बाद उनको करना क्या पड़ता है, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, ये सब ऑफिस के बताएंगे. और इंस्टाग्राम आईडी भी हम दोनों की डिस्क्रिप्शन में होगी. अगर किसी को उनसे बात करनी तो उनसे आप बात कर सकते हो, अगर किसी को मुझसे बात करनी तो मुझसे बात कर सकते हो. ठीक है, टिल देन धन्यवाद. Yeah.